स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं कि इनको अति लघुत्तरी में भी आप हल कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसे बहुत ज्यादा आपके में बनने वाले हैं आपके पेपर में। क्यों? क्योंकि आप लोग को मालूम है कि 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे आपसे। जो एमसीक्यू है आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो व्याख्या मैं करूंगा, आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जो जो मैं एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, इन प्रश्नों के बाद जो एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है कि हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है। सॉरी, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आप लोग को मालूम है जब जियोग्राफी में जाएंगे तो जल संसाधन एक चैप्टर है, तो उसमें सभी बांध और नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, झीलों के बारे में बताया गया है। तो उसमें का ये क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है। इधर जगह नहीं है, मैं व्याख्या आपका यहाँ पे करूंगा, ठीक है ना। तो हीराकुंड बांध कहाँ है आपका? उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो एक तो प्रश्न हमारा से ये हो गया कि हीराकुंड बांध पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो वो है गया उड़ीसा में। अगर जो आपसे प्रश्न पूछता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध के बारे में एक बात बता दें आपको, अगर जो सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध है, लेकिन सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो याद रखिएगा वो है आपका हीराकुंड बांध। कहाँ है? उड़ीसा में, और है महानदी पर। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो पहला का उत्तर हो गया उड़ीसा और नदी हो गई महानदी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गंगा जो है कहाँ से निकलती है, उस उद्गम स्थल का नाम बताना है आपको। याद रखिएगा जो गंगा का उद्गम स्थल है आपका, जो गंगा का उद्गम स्थल है वो है आपका गोमुख। याद रखिएगा उत्तराखंड में पड़ता है आपका। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है ना। और कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में किस जगह से निकलती है? तो उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। याद रखिएगा उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और वहां पर एक है, आप लोग का मालूम है, गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से गंगा नदी का निकास होता है, यानी वहीं से गंगा नदी निकलती है। और आप लोग को मालूम है कि भारत की ये राष्ट्रीय नदी है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। याद रखिए गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। आप लोग को एक बात बता दें, गंगा नदी जैसे ही प्रवेश करती है आपका बांग्लादेश में तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में जाएगी तो उसका नाम परिवर्तित करके उसको पद्मा कहा जाता है। याद रखिए गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। फिर ये सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। गंगा नदी का सबसे जो ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम, तो सबसे कम आपका झारखंड में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। निकलती है उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। लंबाई 2525 किलोमीटर। गोमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है जिसको ग्लेशियर बोला जाता है। उसके बाद यह सबसे बड़ी नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम आपका कहाँ है? तो आपका झारखंड में है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। यानी 2011 आप लोग को मालूम है प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होता है। 2011 के बाद 2021 में था, तो कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया। उसके बाद डिजिटल जनगणना किया जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2011 में जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है, लिंगानुपात क्या होता है सबसे पहले इसको समझिए। लिंगानुपात ये होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है उनका पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए
कह रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? याद रखिएगा 943 है, प्रति 1000 पर भारत में महिलाओं की जो संख्या है वो है 943, ठीक है ना। जनसंख्या जनगणना कब होता है? तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर्वप्रथम किसके शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो ये 10 की जनगणना है, 10 साल पे जो जनगणना होती है वह किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, अन्यथा नई जानकारी होगा तो फिर हम उसको बता देंगे आपको। चलिए, फिर कह रहा है कि 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग का गठन किया गया था? याद रखिए, आप लोग को मालूम है कि पहले प्लानिंग कमीशन था और प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, ठीक है ना। 5 साल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी। पंचवर्षीय योजनाओं का मेन उद्देश्य था पूरे संपूर्ण भारत का विकास करना, अलग अलग उसमें योजनाएं चलाई जाती थी। अब 2015 में क्या किया गया कि योजना आयोग को हटा करके और उसके स्थान पर एक नया आयोग का गठन किया गया 2015 में। उस आयोग का नाम था नीति आयोग। याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर जिस आयोग का गठन किया गया उस आयोग का नाम क्या था? नीति आयोग। कब गठित हुआ था? 2015 में। और आपसे यदि प्रश्न ये पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री। याद रखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग कोई भी अध्यक्ष यही हुआ करते थे, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? यानी मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध एक पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग का रचना किसने किया था? उस चित्र को किसने तैयार किया था? याद रखिए, बहुत एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और याद रखिए, ये चित्रकार ही नहीं थे केवल, इनके पास एक तरह से कहिए तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, आप लोग को मालूम है कि इटली के पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाया था इन्होंने, लियोनार्डो दा विंसी ने। लियोनार्डो दा विंसी, कहीं कहीं लियोनार्डो दा विंची भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा नामक चित्र बनाए थे। इटली में जब पुनर्जागरण हुआ था, आपको मालूम है कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाए थे, इन्हें लीडिंग का काम किए थे, ठीक है ना। ये केवल चित्रकार नहीं थे, ये बल्कि कहानीकार भी थे, एक नाटककार भी थे, यानी कई गुण था इनमें, ठीक है ना। और सबसे जो प्रसिद्ध बात है, इसके लिए बड़ा चर्चा में रहते हैं कि मोनालिसा नामक जो चित्र है इन्होंने बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये है डाटा, कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का उदय जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया होगा आप लोग को। उसके बाद है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नव जागरण जब पढ़ेंगे भारत में नव जागरण, तो आपको बताया जाता है ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। याद रखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिए, राजा राम मोहन के द्वारा भी सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत करने में जो गवर्नर जनरल सहयोग किया था राजा राम मोहन राय का, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और भारत में नव जागरण या भारत के पुनर्जागरण का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन तैयार करिएगा आप लोग। सॉरी, आप लोग को क्वेश्चन इसमें ये तैयार करना है कि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 20 अगस्त, याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। याद रखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। 3 पॉइंट आप लोग याद रखो। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। उसके बाद यहाँ कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना। कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए यदि आपको जानकारी है कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था और कहाँ किया गया था, किसने किया था, ठीक है ना। और एक बात आपको बता दें, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा लाइक करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है हमको
वीडियो बनाने के लिए और भी उत्साहित होते हैं हम कि वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। और एक अगर जो कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो चाहते हैं आप, आपकी इच्छा है अंदर से उत्पन्न हो रही है इच्छा कि नहीं चलिए थोड़ा इसको शेयर भी कर दिया जाए, तो भाई ये जो कहा जाता है कि नहीं क्या काम पुश पुश कर नहीं किया जाता है, शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आपके ऊपर है, अब वहाँ तो हम है नहीं कि अपने हिसाब से आपका हाथ चलवा देंगे और शेयर करवा देंगे। आपकी इच्छा है, यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं सहयोग करना चाहिए तो सहयोग कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका सर्किल है, फ्रेंड्स सर्किल, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। आगे जो है अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आप लोग को मालूम है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा रचित किताब का जो नाम है, पुस्तक का नाम है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, लगभग सबको जानकारी होगा, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग को मालूम होगा कि कानूनी और संवैधानिक रूप से जो राज्य का जो सबसे मुख्य आदमी होता है, जैसे पूरे देश का प्रथम व्यक्ति किसको माना जाता है? पूरे देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति को। उसी प्रकार अगर जो राज्य का प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार राज्यपाल को, याद रखिए गवर्नर को, यहाँ राज्य का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राज्यपाल का नियुक्ति करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसका मुख्यालय कहाँ है? वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए द हेग में जो है, द हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द हेग। अब आपको कमेंट करना है कि द हेग कहाँ स्थित है, किस किस कंट्री में स्थित है द हेग, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? आप लोग को मालूम है कि भारत की जो पर्वत श्रेणियां है उसमें आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, हिमालय है, उसके बाद ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, मेघा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, उसके बाद बीच में आएंगे तो विंध्याचल पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, नीचे जाएंगे तो आपका जितना तटीय मैदान है उसमें भी तटीय जो क्षेत्र है, मालाबार तट या कोरोमंडल तट, ये जितना तट है तो वहां भी पहाड़ियां हैं। तो उसके सेक्टर में जो नीचे जाएंगे इस साइड में, तो यहाँ पर आपकी नीलगिरी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। तो नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है। और आप लोग को मालूम है कि नीलगिरी पहाड़ियों का जो इलाका है, यह भारत में जैव विविधता का सेंटर माना जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो भारत में जैव विविधता पाया जाता है वह नीलगिरी पहाड़ियों, नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसी के बीच में भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता आप लोगों में टॉपिक है, ठीक है ना। तो नीलगिरी जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो आपका साउथ इंडिया में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता है आपका यही नीलगिरी पर्वत के आसपास पाया जाता है, ठीक है ना। ज्वारी वन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं, डेल्टा आप लोग को मालूम है डेल्टा कहाँ बनता है? तो डेल्टा भारत में इस साइड जो जितनी नदियां बहती है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इस साइड में जितनी नदियां बहती है सब डेल्टा का निर्माण करती है। इस साइड जितनी नदियां बहती है, इस साइड जो अरबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ये सब ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इस साइड में जितनी नदियां गिर रही है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, तो सब आपका किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टाई क्षेत्रों में ही ज्वारीय वन पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिए डेल्टाई जो क्षेत्र होता है उसमें ही ज्वारीय जो वन है वो पाया जाता है। और आप लोग को मालूम है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो जहाँ पे गंगा नदी गिरती है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, वहीं पर सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। और वहां पर जो है जो दलदली इलाकों में वृक्ष पाए जाते हैं, वहीं पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ज्वारी वन को भी हम मैग्रोव वन कह सकते हैं। अब वहां पर सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों रखा गया? तो सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए रखा गया कि वहां पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यही कारण है कि उसका नाम रखा गया है सुंदरबन डेल्टा। भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ज्वारी वन याद रखिएगा, ऑनलाइनर क्वेश्चन है कि ज्वारी वन कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टाई क्षेत्रों में आपका ज्वारी वन पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यानी ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है श्वेत क्रांति। और ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगर जो पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किसने किया था या ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। भारत में दूध उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, आप लोग को मालूम है कि आज हमारा ये जो देश है भारत, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और सिर्फ इन्हीं की देन है, ऑपरेशन फ्लड की ही देन है। ठीक है ना, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, आइए चलते हैं आगे। तो आगे है आपका कि इस्पात नगरी किसे कहते हैं। भारत की इस्पात नगरी, आप लोग को मालूम है सबसे बहुत ही बेहतरीन जगह जहां पे स्टील का जो कारखाना है वह स्थित है, जमशेदपुर। याद रखिए, भारत की जो इस्पात नगरी है किसे कहते हैं, जमशेदपुर को। ठीक है ना, ये है जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है, बोलिए। जमशेदपुर आपका पड़ता है झारखंड में, झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, ये आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। ये कौन सा जो कर है वो प्रत्यक्ष कर है, तो याद रखिएगा जो इनकम टैक्स होता है आपका, जो आय कर होता है, वो आपका प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखिए, इनकम टैक्स यानी आय कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना, तो आज का ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जितने मैं क्वेश्चन पूछा हूं आपसे प्लीज उसको भी कमेंट कीजिए आप, और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना ही चैनल स्टडी विद राकेश सर।